और वहीं फरीदाबाद में हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की है और केंद्र सरकार का बजट उन्हें कैसा लगा इस बारे में सुझाव दिए हैं। सुनवाते हैं आपको। सर इसमें 2-3 चीज़ें जो है क्लिक करी हैं, वो पहली चीज़ तो सर ये है कि इसके अंदर जैसे कैंसर हुआ, शुगर हुआ है, जैसी घातक बीमारियों के लिए जो है सरकार ने दवाइयाँ सस्ती करी हैं। तो इससे क्या है आम आदमी वर्ग को बहुत फ़ायदा मिलेगा जी। दूसरा इसमें ये है कि जो विदेश यात्रा लोग करते हैं, बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं या पेरेंट्स कभी उनसे मिलने जाते हैं, तो उसपे जो टैक्स लगता था वो पहले काफ़ी ज़्यादा था, पर इस बजट के आने के बाद जो है वो टैक्स कम लगेगा। तो इससे एक आम नागरिक को एक सभी को फ़ायदा मिलेगा, मैं तो ये कहता हूँ। सरकार की जो उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि ना इस सोलर पर है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है एनर्जी, और एनर्जी का सबसे सेफ और सुरक्षित सोर्स है सोलर। इस सरकार ने पहले योजना लागू की कि 3 किलोवाट तक में सब्सिडी देंगे 78,000 रुपये की। अब इन्होंने उसको 10 किलोवाट तक बढ़ा दिया है। पहले बड़े सोलर पैनल पर सब्सिडी नहीं थी, और ये बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। इससे देश को फ़ायदा है, व्यापारी को फ़ायदा है और ग्राहक को फ़ायदा है। बजट बहुत अच्छा पास किया है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बजट भी इन्होंने आम जन की देखते हुए ही निकाला है। बजट हर साल आता है, हर साल कुछ नई अनाउंसमेंट होती हैं। हम व्यापारी हो गए या आम लोग हो गए, वो यही सोच के बजट का वो करते हैं कि हम आम जनता के लिए सोचा जाएगा। और इस बार जैसे कि कुछ चीज़ों में सोचा गया भी है। अभी टैक्स को लेकर ही देख लो, अब जैसे हम जीएसटी वगैरह होते हैं, इनको भरते हैं, उस पर इंटरेस्ट वगैरह अगर हम उसको टाइम से नहीं भर पाते हैं, हमें इंटरेस्ट के साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी करी जाती थी। अब जिसको कानूनी कार्रवाई को ख़त्म करके सिर्फ उस पर जुर्माना कर दिया गया है। तो एक किस्म से देखा जाए ये व्यापारियों के लिए और या फिर जो किसी भी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी एक राहत ही है। लोगों के लिए बहुत किफ़ायती बजट पेश किया सरकार ने। इसमें दवाइयाँ सस्ती की गई हैं, रेल यात्रा सस्ती गई है, एयर यात्रा सस्ती की गई है। इसमें नई हाई स्पीड ट्रेनों की बात करें वो भी है। इसमें जल मार्ग बनाने की बात की गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं बजट में, अच्छी योजनाएं हैं जो एक आम आदमी के लिए फायदेमंद रहेंगी। आज का जो बजट है उस बजट में देश का हर व्यक्ति खुश है, और आज का बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो पेश हुआ है वो एक विकसित भारत को देखते हुए पेश हुआ है। और मैं दावे के साथ निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि आज के बजट से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में एक निर्णायक बजट होगा। और जो एनआरआई में जो वैश्विक जो छूट जो दी है बजट में, वो भी एक बहुत ही किफायती और बहुत ही फायदे वाली है। और मेरा मानना यह है कि आज के बजट से देश में हर व्यक्ति को फायदा मिलने वाला है। लिए सबसे पहले बड़े गौरव की बात है कि आज 9वीं बार जो बजट पेश हुआ वो एक महिला ने किया, और माननीय राष्ट्रपति महोदया से जब वो मिली तो ऐसा लग रहा था कि भारत यकीनन उस संस्कृति का देश है जहाँ स्त्री को प्रथम रखा जाता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों चीज़ों का ध्यान रखा गया। हर जिले में जिस तरह से छात्रावास बनाने की बात कही गई है, बाहर से जो छात्राएं आती हैं उच्च शिक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया जाएगा, हर जिले में ये बनाया जाएगा। अगर टैक्स भी नहीं भर पाते हैं समय पर तो उसके लिए भी आप एक तय जुर्माना दे करके आपको सजा में छूट मिलेगी। जिस तरीके से हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, बहुत संतुलित समाज के लिए, देश के लिए रहा है। और उन्होंने महिलाओं के लिए और पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी का योजना को को और प्रमोट किया है। हमारे जो टैक्स पेयर हैं उनको रियायत दी है कि जो नहीं कर पाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है, उनको मुकदमा नहीं होगा और उनको शुल्क दे के छोड़ दिया जाएगा। ये सब बहुत छोटी पर बहुत बारीक चीज़ें हैं जो इस बजट में लाई गई है। हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया गया, हर क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बजट बहुत संतुलित रहा है, महिलाओं के लिए भी रहा है, शिक्षा क्षेत्र में रहा है और हर क्षेत्र में, हमारे रक्षा क्षेत्र में रहा है। इस बार युवाओं की भागीदारी इस देश के अंदर बढ़ चढ़ के रहने वाली है। इस बजट के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में नए कंटेंट क्रिएटर लैब्स चलाने का काम करने वाली है। इस बार भारत सरकार नए औद्योगिक क्षेत्र शुरू करने वाली है। जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको रीडेवलपमेंट करके और उनमें एक नई जान देने का काम भारत सरकार इस बार करने वाली है, ताकि
भारत देश के अंदर युवाओं को नए रोजगार, नई औद्योगिक क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने के माध्यम मिले उन्हें। और जो भारत सरकार ने यूरोप से मेगा डील करी है और इस बजट, इन दोनों के माध्यम से इस बार हमारे देश के युवा खेतीबाड़ी में भी जाने वाले हैं। और वह देखिए, भिवानी से भी हमारे विशेष संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट, और 9वें बजट में किस तरह से बजट के पिटारे में क्या क्या दिया गया है, सूटकेस में क्या क्या दिया गया है। छात्राएं मेरे साथ मौजूद हैं, छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देश का भविष्य है, देश के कर्णधार हैं, उनसे बात करना बेहद ज़रूरी है। इस बजट की अगर बात करें, आपका नाम जानूंगा सबसे पहले, और इसके अलावा अगर बात करें बजट में क्या कुछ दिया गया है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर वेस्ट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ भिवानी से। मैं बजट पे ये कहना चाहूँगी कि बजट 2025 में उन्होंने 25-26 में उन्होंने उनका मेन फोकस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सेट करना, जॉब क्रिएट करना। लॉकडाउन के बाद इतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, उसके बाद उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी निकाली हैं, जॉब सिक्योर करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, और बहुत से सेक्टर्स में रिलीफ दिया गया है। टैक्स फ्री कर दिया गया। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से फार्मर की इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है। छात्राएं मैं आपके पास लौटूंगा, आपसे जानूंगा मैं क्या कहेंगे बजट को लेकर। उन्होंने विमान के लिए भी 2014-7 तक टैक्स फ्री किया है, और बहुत सी अच्छी बातें करी हैं उन्होंने। मतलब क्लाउड सर्विसेज के लिए 2014-7 तक टैक्स फ्री किया है। क्या लगता है बजट? जैसे बजट का तो नहीं कह सकती मैं, जैसे इन्होंने बताया कैंसर के लिए काफ़ी छूट दी गई है दवाइयों में, तो मेरा मानना तो ये है, चलो ठीक है दवाई भी ठीक है, लेकिन जब तक हम खाने पीने पे, पोल्यूशन वगैरह पे रोकथाम नहीं करेंगे तब तक शायद दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दवाई कहीं ना कहीं हम देखें तो दवाई ज़्यादा लेने से क्या होता है, लीवर पे, किडनी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहले सरकार को खाने पीने पे जो भी बेकार की चीज़ें हैं उस पे पहले रोकथाम। मैं आपसे बात करूंगा, कुछ यूथ और मेरे साथ, उनसे बात करूंगा। बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया बच्चे, आप क्या कहेंगे आज जिस तरह से 9वां बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा? जैसे कि अभी बजट पेश हुआ है तो इसमें मेनली जैसे हमारे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। 9% शायद वो ग्रोथ है, 12.5 लाख करोड़ का वो उन्होंने वो किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी जो गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात हुई है कि वो नीचे आया, तो वो तो ऊपर गोल्ड और सिल्वर तो अच्छी चीज़ें हैं, वो तो मतलब हमारी यूथ को क्या फ़ायदा होगा बजट से? बजट में यूथ की ये क्या भूमिका निभाएगा ये बजट जो यूथ के लिए? मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगी हर एक, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी हमारी, तो और भी सरकार बहुत सारी चीज़ें निकाल रही है। जाहिर सी बात। आपका नाम जानूंगा, और क्या कहेंगे बजट को लेकर? मेरा नाम अपूर्व यादव है, मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। देखिए, जितना मैंने आज बजट के बारे में जाना है जो आज पेश हुआ है, अगर इम्प्लीमेंट होता है, एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो काफ़ी सेक्टर्स में फ़ायदेमंद होगा। जैसे सबसे बड़ी बात सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो आज वो, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या थी, और पिछले कुछ महीने पहले वीसी मैडम ने भी एक बार इसका जिक्र किया था। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के और उस सेक्टर में अगर काम होता है तो निसंदेह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे थे, देश का एक रीढ़ की हड्डी किसान वर्ग को माना जाता है, उनके लिए इस बजट में कुछ ऐसा खास मुझे लगा नहीं। और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी ने कहा भी था कि हर हाथ को काम, हर खेत में पानी, हर तन पे कपड़ा, हर पेट में रोटी, बाकी बातें खोटी। तो सरकार को चाहिए कि ये बड़ी बड़ी हवाई बातें करने से पहले जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जनता की, तो दावा कर रही है कि विकासवादी बजट है, सुधारवादी बजट है, लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दावों की अगर बात करें तो आज के बजट में शहरी ढांचे को भी विकसित करने की बातें हुई हैं। आप, और ये पिछले बजट में भी हुआ था, आप अपने शहर की हालत देख लीजिएगा, आपसे कोई छुपा नहीं है कुछ भी। जी। बात है ज़मीनी स्तर पर उसको कितना इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि हर बार जब भी बजट आता है तो आम जनमानस की जो उम्मीदें होती है वो हमेशा बजट उसके विपरीत रहता है।
आम जनता जैसी अपनी चीज़ों को लेकर जो सोचती है, बजट कहीं ना कहीं उससे उलट फेर ही आता है। और अभी बजट आज ही आया है, अभी उतने अच्छे से एनालिसिस हो भी नहीं पाया है। धीरे धीरे 1-2 दिन 3-4 दिन में इसका सब एक एनालिसिस के तौर पे हम समझ पाएंगे कि बजट कहाँ कहाँ हेल्पफुल है हमारे लिए। और दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से जब आई है, तब से बजट जो है वो आम जनता के हित में नहीं बनाया गया। वो बनाया गया पूंजीपतियों के लिए और बड़े बड़े व्यापारियों के लिए। उससे आम जनमानस को इतना कोई लाभ होता नहीं है। और सेकंड चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जब भी जो भी कमेटी या सरकार जो बजट को तय करती है, बजट को बनाती है, उसको सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक, एजुकेशन के डिपार्टमेंट से में जो सबसे ज़्यादा बजट को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, मेडिकल में। और तीसरा, इंडियन आर्मी या फिर जो किसान हैं, इनको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखकर इस बजट को तय करना चाहिए। विषयों पर बात की गई है। बजट को हालांकि भले ही निर्मला सीतारमण इस बात का दावा करती हो, केंद्र सरकार इस बात का दावा करती हो कि ये बजट भले ही लोक लुभावना नहीं है, एकाएक रोजगार सृजित करने वाला बजट भले ही नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। कई सारी चीज़ें उनमें राहत दी गई है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, उसमें जिस तरह से जो लैब्स बनाए जाने की बात कही गई है, नेशनल कॉरिडोर की बात कही गई, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे जो घोषणाएं की गई हैं, यानी जो नया आयकर अधिनियम है 2025 उसको लागू किए जाने की बात कही गई है। 1 अप्रैल से उसको लागू कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये तो आने वाले दिन बताएंगे, जब इसका विश्लेषण होगा तरीके से, सही तरीके से, उसके बाद ही कहना मुनासिब होगा। लेकिन बहरहाल आज जो है केंद्र सरकार के द्वारा अपना नौवां बजट बात अगर करें वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, सरगढ़ा। और वहीं देखिए यमुनानगर के लोगों ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज के बजट के बारे में अगर हम बात करें तो बजट काफ़ी बैलेंस्ड रहा, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि एक जो मेन जो बजट की हाईलाइट थी कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। उसके लिए हम काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और हम भी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी टाइम दिया है उसको समझने का। दूसरा, जो इस बजट के अंदर जो हमारा जो मेन फोकस गवर्नमेंट का रहा है वो रहा है कि लिटिगेशंस को रिड्यूस करने का। कि जैसे उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर काफ़ी जो उनके सेक्शंस हैं, जो पेनल्टीज़ और फाइन्स थी वो काफ़ी रिड्यूस किए हैं, और ताकि टैक्स पेयर्स को और ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स इम्प्लीमेंट हो सके, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस बजट में। इस बजट में वो चीज़ उन्होंने काफ़ी दी है। सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है, ओवरऑल देखा जाए वो बहुत ही अच्छा रहा है। जीडीपी को बूस्ट मिलेगा इससे। कुछ सेक्टर्स हैं जिनको फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा सा ध्यान रखा है, जैसे हम सोच सकते हैं कि मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर उन्होंने जो कस्टम्स ड्यूटी वगैरह है उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया है। ऐसे ही जैसे उन्होंने जो एआई सेक्टर है हमारा, क्लाउड बेस्ड वाली जो स्कीम्स हैं उसके अंदर टैक्स हॉलीडेज दिए हैं 2047 तक। ऐसे ही एक अभी जो इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, जैसे हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का था, वो अब उन्होंने उसको ख़त्म करके 2025 का एक नया एक्ट है वो आज 1 अप्रैल 2026 से आ रहा है, जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होगा। लिटिगेशंस उसमें थोड़े से कम होंगे। पेनल्टीज जो प्रोविजंस हैं उसको भी थोड़ा सा उन्होंने उसको रिलैक्स किया है। जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो पहले स्लैब थी वही हमारी स्लैब रहेंगी। उसके बाद तो जो दूसरा मेन चेंज आया है वो आया है अपना नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस हैं, जिनकी ड्यू डेट पहले 31 जुलाई हुआ करती थी, अब उनकी ड्यू डेट बढ़ा के उन्होंने 31 अगस्त कर दी है। बाकी जो ITR 1 और ITR 2 की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। इससे सर बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा ट्रैफिक आता था पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो थोड़ा सा अब अगले मंथ में शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट थी 31 दिसंबर, उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दिया है। इसके लिए आपको एक नॉमिनल सी फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिससे आप अपनी रिटर्न को 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। मैं अगर शेयर बाज़ार के नज़रिए से बात करूं तो 2 बहुत बड़े चेंजेस इसके अंदर आए हैं, जिसमें कि पहले बायबैक के ऊपर टैक्सेशन, जो कंपनी वापस अपने शेयर खरीदती है शेयर होल्डर से, उसमें पहले एज पर स्लैब टैक्स लगता था, अब उसको कैपिटल गेन के अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसके ऊपर, जो थोड़ा सा राहत है
जिनकी इनकम स्लैब बढ़िया उनके लिए ठीक रहेगा। दूसरा थोड़ा सा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव रहा, गवर्नमेंट ने फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया है, थोड़ा सा वो एक पेनफुल मैकेनिज्म रहा। अदरवाइज ओवरऑल गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बढ़ाया है, तो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट में मदद करेगा। और कुछ न गवर्नमेंट ने उसको लेकर डाटा सेंटर्स को लेकर बूस्ट देने की कोशिश करी है, जिससे कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ पर डाटा सेंटर्स एस्टेब्लिश करें, सर्विस दें, तो उसमें उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।